हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज में जो 67 बीपीएससी का एग्जाम है उसे ध्यान में रखते हुए हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं करंट अफेयर का, वो छठा सीरीज है जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर जो हाल ही में 2022 में एग्जाम हुआ डबल एओ का 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछेंगे। ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, ये सितंबर में 67 बीपीएससी का है और उससे पहले मंथ का अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ डबल एओ का जिसमें पूछा गया। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहा, कितना जो हम लोग प्रीवियस ईयर में जो सॉल्यूशन किए तथा साथ में जो आकलन करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे क्या उससे मैच कुछ कर रहा है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे तथा जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह 67 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। एक आकलन भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट, खेलकूद, उसके बाद निधन, नियुक्तियाँ, वो सभी हम लोग एक बार आकलन कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे करंट अफेयर का स्टार्ट हो जाएगा 64 से। चलिए 64 में कर रहा है, यह हम लोग कौन सा देख रहे हैं, यह देख रहे हैं डबल एओ का जो 20 अगस्त का एग्जाम हुआ। 64 में कह रहा है कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, कौन थे। ऑप्शन में है फूमियो किशिदा, शिंजो अबे, इतो हिरोबेशी, इसाकू सातो और ये है उपरिक्त में से एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, काफ़ी चर्चा में रहा है कौन, जो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये शासनकाल कब से, सबसे लंबे समय तक शिंजो अबे ही रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है फिर इनसे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि शिंजो अबे एक क्या होते हैं, जब चुनावी रैली में गए हुए होते हैं, जब भाषण को संबोधित कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या करता है, पीछे से एक गोली मार दिया जाता है और उसके बाद उनको आपातकालीन वायुयान के द्वारा ले जाता है, फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। वह 21 वर्षीय व्यक्ति रहता है, जब उसको हिरासत में लिया जाता पूछा जाता तो वो बोलता है इनकी नीतियों से परेशान था। तो ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे, 2006 से 2007 तक, एक साल इधर रहे, फिर उधर 2012 से 2020 तक लगातार बने रहे शिंजो अबे। और अभी जो प्रेजेंट पीएम है वह कौन है, फूमियो किशिदा है। तो ध्यान में रखिएगा, फूमियो किशिदा की चर्चा हुई है जब प्रधानमंत्री 23 से 24 मई के बीच कहाँ गए थे, क्वाड सम्मेलन में जापान में गए थे, तब उसकी चर्चा हुई थी। तो ये था प्रश्न तथा और भी हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल घटना जो हुआ है, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे ये तो हम लोगों ने देख लिया, 8 जुलाई को क्या हुआ था, जापान का नारा शहर में जो चुनावी रैली के दौरान शिंजो अबे की गोली मार दिया गया, जिनसे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद हाल ही में बात की जाए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, आपको पता होना चाहिए, वो अपने मंत्रिमंडल से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए, बोझी कंजर्वेटिव पार्टी से थे और जो नए प्रधानमंत्री बने वह भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। तो एक प्रश्न तो इसी में पूछ दिया गया कि कौन पार्टी से थे। ध्यान में रखिएगा, वो जो आंतरिक कलह बताया जाता है उसी के कारण वो क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। फिर जो नए पीएम बनती है लूज ट्रेज 56 में पीएम बनती है, थर्ड महिला पीएम के रूप में वो क्या होती है, वो वहाँ पर निर्वाचित होती है। तो ध्यान में रखना। उसके बाद फिर और भी कुछ घटनाएं देखते हैं, जैसे G7 का जो क्या होता है 38वां शिखर सम्मेलन होता है, वह कहाँ होता है, वह जर्मनी के स्लॉस एल्मो में होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो शिखर सम्मेलन होता है G7 का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने जाते हैं और उसे लेने के बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात भी जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं कौन होते हैं, ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कोई सिर्फ अंतर है मोहम्मद और जावेद का, तो वही शेख मोहम्मद का जो शेख जो मोहम्मद होते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो वही व्यक्तिगत संवेदना देने के लिए जी सम्मेलन के क्या होता है, जो जी सम्मेलन खत्म होता है उसके बाद जाते हैं। अब जी सम्मेलन का चर्चा हम लोग क्यों की, क्योंकि जी सम्मेलन का जो 27 से 28 जून का सम्मेलन हुआ उसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया था। हालांकि वो उसका सदस्य नहीं है, फिर भी उनको विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, तो वो गए थे, काफ़ी उनका वहाँ पर इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिला। उसके बाद वो जाते हैं, वही यूएई जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर और देखिए कुछ जो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री हाल ही में चेंज हुए, जैसे 2022 की बात की जाए, फिलीपींस के पूर्व जो तानाशाह थे कौन थे, फर्डिनेंड मार्कोस, उन्हीं के पुत्र बोंग बोंग मार्केस फिलीपींस के नए राष्ट्रपति 30 जून को बने हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो राज्य मंत्री थे राजकुमार रंजन प्रेजेंट थे उस वक्त। उसके बाद बात की जाए 19 जून 2022 को वामपंथी नेता कहाँ के, कोलंबिया के, वो वहाँ के राष्ट्रपति चुना गए। देखिए चर्चित इसलिए कोलंबिया के राष्ट्रपति क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि जो कौन थे, गुस्ताको, जो याद रखिएगा गुस्ताको पेट्रो 17 वर्ष की आयु से ही वो गरिल्ला संगठन से संबंध रखते थे। फिर 1970 में वह हिंसा के माध्यम से सत्ता को हथियाने का भी प्रयास किया। फिर वह M90 जो उनका क्या था सम्मेलन था, वो अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भी गए थे। उसके बाद फिर 1990 ईस्वी में इस गोरिल्ला संगठन जो M19 था उसको एक राजनीतिक रूप में रूपांतरण किया और अभी 19 जून 2022 को वहाँ के वो राष्ट्रपति भी कोलंबिया के चुने गए। लैटिन अमेरिका देश थे, वो ध्यान में आप रखेंगे। और घटनाएं कुछ इंटरनेशनल कौन कौन हुई उन पर भी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि जो हाल ही में घटनाएं हुई। जैसे देखा जाए
कि हाल में जो घटनाएं हुई, जैसे आप देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, इसमें से कुछ इंटरनेशनल घटना हुआ जिसमें मोदी का विदेश यात्रा भी रहा। तो आइए हम लोग देखते हैं, मई से स्टार्ट करते हैं। मई 15 से 21 मई के बीच में क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति पहले रामनाथ कोविंद कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं जमाइका, सेंट विसेंट और गेरांडी सहपत्नी सहित 7 दिन की यात्रा पर रहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, 4 मई को निकलते हैं, वह नार्डिक देश के लिए निकलते हैं। और आपको पता होना चाहिए नार्डिक देश वही देश है जो कहाँ पड़ रहा है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड की जो प्रधानमंत्री होती है कौन, मारिया सेन होती है ना, वो थोड़ा चर्चित रहती है, एक पार्टी के दरमियान में उनका आ जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो वो वहाँ पर जाते हैं, वह होता है क्या होता है, नार्डिक देश के साथ दूसरा शिखर बैठक होता है, पहला शायद 2018 में होता है। तो उसमें जलवायु परिवर्तन ये कहाँ होता है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संपन्न होता है। फिर डेनमार्क जैसे ही 4 मई को क्या होता है, नार्डिक देश के साथ जो शिखर सम्मेलन होता है। उसके बाद फिर क्या होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस, जर्मनी की भी यात्रा करते हैं, फ्रांस की भी करते हैं, वहाँ भी वो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब वो जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के साथ आईजीसी यानी कि भारत जर्मन अंतर सरकारी ये विचार विमर्श होता है, आईजीसी, ये ध्यान रखिएगा। यह कुछ विशेष देशों के साथ ऐसा प्रावधान है जो क्या होता है, जर्मनी करता है, उसमें से एक भारत है जो इस तरह के सम्मेलन करता है, अंतर सरकारी ये विचार विमर्श, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कॉन्सोलेशन होता है, आईजीसी। तो इस तरह से एक बैठक होता है। उसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, फ्रांस भी जाते हैं, यूएई भी जाते हैं, यूएई में भी एक बैठक होता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर 16 मई को फिर वो नेपाल जाते हैं, लुम्बिनी में जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति विरासत सम्मेलन के निर्माण के मेजबान के लिए मोदी और वहाँ के जो क्या रहते हैं, पीएम रहते हैं नेपाल के, श्री देवा, वो उपस्थित होते हैं। फिर 22 मई को जापान की यात्रा पर क्वाड सम्मेलन के लिए, आपको पता होना चाहिए 23-24 को क्वाड सम्मेलन होता है, वो अमेरिका में होता है। क्वाड में कौन कौन है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 देश। अब उस क्वाड सम्मेलन में सभी लोग मिलेंगे, सभी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगा। इसमें अमेरिका के साथ भी एक द्विपक्षीय वार्ता होगा, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता में अमेरिका के साथ में क्या होगा, ICET होगा। इसका मतलब हो गया कि इंडियन यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हो गया कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर इत्यादि का जो प्रौद्योगिकी के बीच में सहयोग और सुविधाजनक बनाने के लिए इस तरह का क्या किया गया, ICET यानी कि इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दोनों देशों के बीच शुरुआत किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि क्या हुआ था उनके बीच, कौन सा दोनों देशों के बीच सुविधाजनक प्रौद्योगिकी बनाने के लिए किया गया, तो ICET किया गया। उसके बाद ये देखेंगे 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन के एक दिन पूर्व अमेरिका के पहल पर क्या किया गया, IPEF का निर्माण किया गया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का किया, जिसमें 13 देश शामिल हुए क्वाड देशों के साथ। फिर 23 से 24 दिन ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है, मई के बाद फिर जून होता है, जून में ब्रिक्स सम्मेलन होता है। उस ब्रिक्स सम्मेलन में वो कौन करते हैं, वर्चुअली रूप से आयोजन होता है, और उस वर्चुअली रूप का आयोजन कौन करता है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया जाता है। फिर 26 से 27 जून पीएम मोदी जर्मनी व संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, और वही 27 से 28 जून को G7 जो खत्म होगा, उस सम्मेलन के जो सम्मेलन G7 का सम्मेलन कहाँ होता है, वह जर्मनी के स्लॉस एल्मो में होता है। विशेष तौर पर पीएम मोदी आमंत्रित किया जाते हैं, और वहाँ पर जो G7 में प्रेजेंट जो रहते हैं उन्हें स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए वो आगे आने के लिए आग्रह करते हैं G7 देशों को। तो ये था कुछ हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल घटना जो पूछे जा सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद अब हम लोग 65 में आते हैं। 65 में करा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA पर हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए, तो हस्ताक्षर जो किया गया था किस लिए किया गया था, तो ऑप्शन में है भू भौतिक सहयोग के लिए, राजनीतिक सहयोग के लिए, भू स्थानिक सहयोग के लिए, आर्थिक। देखिए ये प्रश्न है जो BECA जो सम्मेलन हुआ था 2+2 जब वार्ता हुआ था वो 2020 में हुआ था, तो 2020 वाला ये प्रश्न पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, भू स्थानिक सहयोग, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है, भारत और अमेरिका के भू स्थानिक खुफिया तथा वास्तविक समय में पहुंच प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। ये जो स्वचालित प्रणालियों और मिसाइलों और सशक्त ड्रोन जैसे हथियारों का सटीकता को बढ़ाएगा। मानचित्र और उपग्रह क्षेत्रों की जानकारी साझा करने के माध्यम से यह भारत को स्थलाकृत और जो वानिकी डेटा है उसका उत्पादकों तक पहुंच बनाने में मदद करेगा, जो नेविगेशन और लक्ष्यीकरण में सहायता करेगा। वही है BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो भारतीय नौसेना यानी नौसैनिक प्रणालियों को वास्तविकता यानी वास्तविक के साथ साथ मिसाइलों के नेविगेशन करने के लिए भी एक उच्च गुणवत्ता वाला GPS प्रदान करेगा। तो ये द्विपक्षीय वार्ता कब हुआ था,
अक्टूबर नवंबर के बीच में 2020 में संपन्न हुआ, तो उसी के बीच में BECA क्या किएगा, इस पर हस्ताक्षर किएगा। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है मुख्य रूप से, यानी जो भू स्थानिक खुफिया और वास्तविक समय में पहुंच प्राप्त करने के लिए वो मदद कराता है, तो यही है भू स्थानिक सहयोग के लिए। उसके बाद फिर और घटनाएं कुछ देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या हुआ, आप देखेंगे तो 6 दिसंबर 2001 को जब रूस के राष्ट्रपति आए थे, ये भी प्रश्न देखिए पूछ दिया गया है कि जो 2+2 वार्ता हुआ था किनके साथ में हुआ था, वो कुछ समय के लिए आए थे, ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन आए थे, तो दिल्ली आए थे, तो 2+2 वार्ता हुआ था, जिसमें 2+2 में क्या हो गए, एक तरफ भारत और रूस के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह और सेर्गेई शोइगु के द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। उसके बाद फिर जो क्या होते हैं, जो उन दोनों देशों के बीच एक और भी सैन्य अभियान होता है, सैन्य सहयोग होता है। उस सैन्य सहयोग में जो होता है वह क्या होता है कि 2021 तक 10 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, यानी कि 2021 से 21 तक 10 वर्षों के लिए जो सैन्य संबंधित था समझौता, यानी आदान प्रदान सैन्य तकनीकी सहयोग, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो अमेठी है वहाँ 6 लाख से अधिक AK-203 यानी AK-203, जैसे AK-47 था ना, तो असॉल्ट राइफल है AK-203, क्योंकि 6 लाख से अधिक बनाने का बात हुआ है संयुक्त रूप से, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो ये था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद कुछ और घटनाएं, जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल घटना, उस पर हम लोग चर्चा कर ही लिए, तो इसका क्या जगह भूस्थानिक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 65 के बाद 66 में आते हैं। 66 में कह रहा है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के पद से छोड़ दिया। देखिए कितना प्रश्न पूछ दिया गया, अभी चर्चा हम लोग किए कि जुलाई 2022 में क्या हुआ था, बोरिस जॉनसन, और वो आंतरिक कलह की वजह से इन्हीं के पार्टी में कुछ जो थे, इसके एक मित्र थे, वो सेक्स स्कैंडल करके उस मतलब आए हुए थे, उसमें चर्चित थे, उसी के कारण आंतरिक कलह के कारण वो छोड़ देते, और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में जो कौन बनी, लिज ट्रेज जो महिला बनी 56वें प्रधानमंत्री और 3rd महिला, वो बनी कंजर्वेटिव पार्टी से, वह भी है, और यह भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करते थे। चलिए, आपको पता हुआ बोरिस जॉनसन में प्रीति पटेल और ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक पहले इस्तीफा दे चुके थे, और उनके अपोजिशन में कौन था, लिज ट्रेज के अपोजिशन में यही थे, ऋषि सुनक। चलिए 67 में देखते हैं, कर रहा है 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। तो 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन कब आयोजन किया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए भारत और रूस, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि वो 6 दिसंबर को घटना हुई थी, और इस 6 दिसंबर में क्या हुआ था, भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता हुआ था, जिसमें भारत और रूस के रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री में राजनाथ सिंह थे, फिर विदेश मंत्री में एस जयशंकर थे। साथ में क्या किया गया, जो सैन्य सहयोग है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 2021 से 2031 किया गया, और साथ में अन्य समझौता किया गया अमेठी के कोरबा में, जिसमें 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हुआ, भारत और रूस संयुक्त साझेदारी लिया गया। तो ये था, हम लोगों ने देखा यहाँ पे, पहले भी चर्चा की, तो ये सभी पहलुओं को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 67 के बाद 60, यहाँ तक 67 हो गया ना, 68 में आते हैं। 68 में कह रहा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, तो नार्डिक का हम लोग चर्चा एक बार नहीं, लगभग जितने भी हम लोगों ने चर्चा किया नार्डिक का चर्चा कर ही ली कि नार्डिक देश में कौन कौन आ रहा है। नार्डिक देश में डेनमार्क आ रहा है, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, ये सभी आ रहा है। और इस नार्डिक देश में जो हुआ रहा था, डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन में जो संपन्न हुआ, तो यह डेनमार्क हो जाएगा। उसमें से हम लोगों ने देखा कि डेनमार्क के साथ क्या क्या है, इसमें जलवायु परिवर्तन, अन्य सभी बिंदुओं पे भी बात किया गया। और इस जब जो नार्डिक देश की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी कब रहते हैं, तो याद करिए वो रहते हैं 4 मई को रहते हैं। हालांकि उसके बाद 4 मई को फिर जर्मनी और फ्रांस की भी यात्रा करते हैं, जिसमें हम लोग को देखा ना, जर्मनी के साथ क्या होता है, जर्मनी के साथ जब वो करते हैं तो IGC होता है। IGC क्या था, IGC था इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सोलेशन। ये था जो जर्मनी कुछ अपने सहयोगी देशों के साथ इस तरह का वार्तालाप करता है, संपन्न करता है। तो ये था, हम लोगों ने यहाँ पे भी चर्चा किया। उसके बाद आ जाइए 59 में आ जाइए, भारत के UAE आर्थिक व्यापारिक समझौता CEPA सेपा पर दोनों देशों का हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ है, देखिए कब हुआ ये पूछ दिया, सही बात है, ये फरवरी में हुआ था। अब हमें ये देखना कब हुआ था, ये 18 फरवरी को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ध्यान में रखिएगा, जो सेपा हुआ है, सेपा मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच हुआ। एक प्रकार का ये क्या है, द्विपक्षीय वार्ता है। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, आर्थिक भागीदारी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, वही हो गया सी से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया, किसके साथ, भारत और UAE के साथ। अब इसके UAE के जैसे ही एग्रीमेंट किया गया, तो जो सीमा कर है वो शून्य लगेगा। जो सबसे ज़्यादा है UAE भारत से स्वर्ण एवं आभूषण को मंगाता है, रत्न आभूषण सबसे ज़्यादा वो निर्यात होता है भारत से, तो अब सीमा शुल्क इसके तहत वो 0 हो गया। इस तरह का वो और भी देशों के साथ इसके कुछ दिनों के बाद, जैसे ये 18 फरवरी को हुआ और 1 मई से ये प्रभावी हो गया।
तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके कुछ दिन बाद फिर संयुक्त अरब के साथ फिर क्या होगा, इस तरह का एक समझौता यहाँ सेपा हुआ और एक आप देखेंगे तो इक्टा हुआ, ECTA, यह ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ। इस इक्टा का मतलब क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ट्रेड एंड एग्रीमेंट, इसके साथ हस्ताक्षर हुआ, इसी तरह का हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात। तो याद रखेंगे एक्टा कब हुआ, यह होता है 2 अप्रैल 2022 को संपन्न किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे ये 18 अप्रैल और 2 अप्रैल को, ये 18 फरवरी और 2 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के साथ ये संपन्न होता है। इक्टा होता है इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ट्रेड एंड एग्रीमेंट, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 69 में आते हैं। 70 में करा 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। जर्मनी किया गया, जर्मनी के स्लॉस एल्मो में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, 26 से 28 जून। और ये जी शिखर सम्मेलन के बाद कहाँ जाते हैं नरेंद्र मोदी, हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि जब वो लौटते रहते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात फिर जाते हैं, उसके बाद उस यहाँ से जाने से पहले G7 में जाने से पहले वो कहाँ जाते हैं, वो तो नेपाल जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद आने समय में वह व्यक्तिगत संवेदना देने के लिए, जो वहाँ के कौन थे, खलीफा थे, उनकी डेथ हो गई थी, व्यक्तिगत संवेदना देने के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो ये भी, इन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये था जून तक का शेड्यूल जो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है, कहाँ तक था हम लोगों ने, 70 तक देखा था, 70 से आगे आते हैं। 71 में नाटो का मुख्यालय कहाँ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब देखिए नाटो क्यों पूछा गया, एक घटना भी हुआ है नाटो से रिलेटेड, इस वजह से, क्योंकि क्या होना चाहिए, जैसे ही रूस का आक्रमण होता है, यूक्रेन पर होता है, तो नाटो क्या किया जाता है, नाटो के द्वारा क्या किया जाता है, एक जो होता है, यानी कि नाटो को के लिए सदस्य बनने के लिए वह क्या किया जाता है, उसके द्वारा समझौते के लिए, औपचारिक सदस्य के लिए वो दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नाटो को दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो नाटो का जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी राजधानी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि 18 मई, बात है 18 मई 2022 को, नार्डिक देश कौन कौन, फिनलैंड और स्वीडन, नाटो सदस्यता के लिए अपने औपचारिक आवेदन को प्रस्तुत करता है। कब करता है, वह 18 मई 2022 को करता है। और स्थिति यह होता है कि जो जिस तरह से जो यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, उसकी स्थिति को देखते हुए इस ओर कदम बढ़ाता है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए नॉलेज की दृष्टि से कि फरवरी 2028 में जैसे ही रूस आक्रमण करता है यूक्रेन पर, उसके 4 दिन बाद यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए क्या करता है, औपचारिक आवेदन देता है। और इस यूरोपियन संघ का भी जो मुख्यालय है बेल्जियम, आपको पड़ेगा ब्रुसेल्स में, 1993 में गठन हुआ। तो इन दोनों पहलू को ध्यान में रखेंगे। और जो 2 देश था, अब आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन में तो यूक्रेन देता ही देता है औपचारिक सदस्य के लिए आवेदन प्रस्तुत, उसके ठीक 4 दिन बाद मोल्दोवा और जॉर्जिया भी देता है। यह कदम इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वह यूक्रेन पर इस तरह की स्थिति को देखकर वह भी डर जाता है, तो मोल्दोवा और जॉर्जिया भी दे देता है। और ये तो हम लोग देखे ही, नार्डिक देश में फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा क्या कहता है, नाटो की सदस्यता के लिए हेडक्वार्टर में औपचारिक रूप से आवेदन दिया जाता है 18 मई को। तो ये था कुछ घटना जो हम लोगों ने देखा, जो चर्चित रहा। 71-72 में आता है, संयुक्त राष्ट्र भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र के, आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी जो थे कौन थे, ये थे, पहले थे, नाम देखिए, हाँ, कृष्णमूर्ति थे, TS कृष्णमूर्ति। तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका। अब उनके जगह पे श्रीमती रुचिका कंबोज आ रही है। तो वो उसका कार्यभार भारत में नई जो होंगी अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में रुचिका कंबोज के द्वारा किया जाएगा। और अन्य भारतीय जो क्या है पूरे विश्व में या चर्चित में अन्य पदों पर नियुक्त हैं, जैसे श्री श्रीनिवासन, जून 2022 की बात है, ये कृष्ण श्रीनिवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के क्या बने हैं, एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है जून 2022 में। तो ध्यान रखेंगे कृष्ण श्रीनिवासन के बारे में। हालांकि पहले वो अन्य पदों पर होते हैं, तो एशिया प्रशांत विभाग के पहले इस पर होता है कोई चीन का व्यक्ति होता है। तो अब वो क्या हो जाएंगे, जून 2022 में नियुक्त किया गया किनको, कृष्ण श्रीनिवासन को। उसके बाद और अन्य पदों पर विदेशों में, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि पहले भी जो इस पद पर थे ना, संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख, भारत के ही शैलेश तैनात थे। तो ये था। उसके बाद फिर इंद्रजीत मित्तल, वह इंद्रजीत मित्तल हाल ही में जो हैं वो कौन है, इंद्रजीत मित्तल जो हैं विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाँ, ये थे जो पहले अन्य पद पर थे, विश्व बैंक में थे, लेकिन प्रधान अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कौन नियुक्त हुए, इंद्रजीत मित्तल। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे पद थे जो चर्चित पद थे जिसपे भारतीय नियुक्त हुए। 73 में देखिए, किस देश ने ICC महिला 2020
जीता, तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया, जीता था ऑस्ट्रेलिया किसको, इंग्लैंड को हराकर। वह फाइनल कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड के क्रस्टर्ड में हेगले में हुआ था। तो इस तरह से 7वें महिला विश्व कप विजेता कौन बन चुका है, ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। तो ध्यान में रखिएगा। कुछ अन्य खेल पे भी चर्चा कर लेते हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। जैसे हम लोग मई से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन अच्छे गेम हुए जो काफ़ी चर्चात रहे हैं। जैसे मई में देखा जाए, मई 2022 में 15 बार विजेता चीन जो है, चीन को हराकर दक्षिण कोरिया पहली बार उबेर कप जीता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, उबेर कप है जो 15 मई 2022 को 15 बार के विजेता जो चीन रहता है उसको हराकर दूसरी बार दक्षिण कोरिया यह लेता है। उसके बाद ये थॉमस कप पहली बार भारत जीता है, 14 बार के विजेता इंडोनेशिया के हराकर मई में जीतता है। उसके बाद फिर मई के बाद और आ जाइए, मई में कौन कौन ऐसे घटना, जैसे मई में एक और होता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तेलंगाना की जो निकहत जरीन होती है विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं महिला हो जाती है। फिर 8 मई के फाइनल में होता है एक मैड्रिड ओपन, जिसे स्पेन मैड्रिड ओपन कहते हैं, स्पेन मैड्रिड में ही होता। तो मैड्रिड ओपन चर्चा इसलिए है क्योंकि पहली बार 19 वर्षीय कार्लेस जो होता है अच्छे अच्छे दिग्गजों को हराता है, जिसमें राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, अलेक्जेंडर है, इन सभी को हराकर 19 वर्ष का कौन, कार्लोस अल्कराज, वह स्पेन के ही है, हराकर वो जीतता है। तो वह भी इंपॉर्टेंट है। फिर मई में दीजिए, तो 1 से 15 मई 2022 को ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प ओलंपिक भी हुआ जिसमें भारत का 9वां स्थान रहा। टोटल 16 पदक लिया जिसमें 8 स्वर्ण लिया, 1 रजत और 7 कांस्य के साथ वह 9वां स्थान पर रहा। तो ध्यान में रखेंगे 2017 में 23वां स्थान पर था। ये 4 साल बाद होता है कौन, ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प खेल। तो ये ध्यान में हम रखना है। उसके बाद फिर जून में आते हैं, जून में भी कुछ इंपॉर्टेंट खेल हुआ। जैसे जून में देखेंगे 2020 मैच हुआ और इस मैच में जो भारत है लगातार 22 बार जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान और रोमानिया भी इस चीज़ को हासिल किया हुआ है 22 बार मैच जीतने का। तो कोई आपको अचंभा करने की बात नहीं, हमने इसलिए बता दिया कहीं ना कहीं आपको दे दिए जाए ऑप्शन में कि लगातार है जो 20 मैच जीतने वाले, अंतर्राष्ट्रीय 20 मैच जीतने वाले 2020 का श्रेय किसे जाता है, भारत, अफगानिस्तान, रोमानिया। और आप भारत ला के चले आएँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान और रोमान भी है, तो उसका हो जाएगा ई 1 या 1 से अधिक, अगर उस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो। चलिए उसके बाद फिर और जून में देख लेते हैं, जून में और कौन हुआ। जैसे 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 2020 शतक बनाने वाले भारत के चौथा बल्लेबाज कौन बन गए, ये देखिए नाम भूल गए उसका, क्या नाम था, पांडेल करके है ना, वो 4 बार मतलब चौथे प्लेयर बन चुके हैं भारत के 2020 शतक मारने वाले। एक और भी खबर है, रणजी ट्रॉफी में 22 से 26 जून के बंगलोर में हुआ, उसमें से 41 बार के विजेता मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार कौन जीतता है, मध्य प्रदेश जीता है। फिर 8 जून को, इसी 8 जून को जून में मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास देती है। फिर 1 से 5 जुलाई के बाद टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर में सबसे अधिक रन मारने वाले कौन बन जाते हैं, वह बन जाते हैं जसप्रीत बुमराह, 1 ओवर में 29 रन। इससे पहले ब्रेन लारा का 28 रन था। फिर मई में आप देखिए, जुलाई के बाद मई में कुछ और घटनाओं को देख लेते हैं जो 22 मई से 5 जून के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी ओपन होता है। अब इस फ्रांसीसी ओपन में जो होता है राफेल नडाल स्पेन के होते हैं जो 22वां खिताब लेते हैं, और महिला में कौन लेती है, ईगा स्वेटेक पोलैंड की रहती है। ये मई में होता है। हालांकि फ्रांसीसी के बाद विंबलडन भी खत्म हो चुका है, तो विंबलडन हम लोग आगे चर्चा करेंगे विंबलडन में। तो इस तरह से फ्रांसीसी में देखा जो मई से जून के बीच संपन्न होता है। फ्रांसीसी ओपन में जो पुरुष में कौन लेते हैं, वह लेते हैं राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, और महिला में ईगा स्विटेका के द्वारा जीता है। फिर जुलाई में देखिए नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतते हैं, और वह पहले भारतीय होते हैं इस तरह के एथलीट जीतने वाले, साथ साथ ओलंपिक खेलों में भी और विश्व चैंपियन में भी जीतने वाले। अगर दोनों में अगर जीतना जाए तो वह पहला व्यक्ति हो जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओलंपिक में जीते थे तो वो 28.13 मीटर फेंके थे, सॉरी ये तो विश्व चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो अमेरिका में होता है, इसमें 88.13 थी, और उसमें जीते थे, ओलंपिक में जीते थे तो 87.58 मीटर फेंके थे। तो प्रश्न ये भी पूछ दिया गया है, कई प्रश्न में आप देखेंगे कि जो ओलंपिक में जो भाला फेंक में जो जीते स्वर्ण पदक कितना मीटर फेंके थे, तो ओलंपिक में 87.58 फेंके थे, और जो विश्व एथलेटिक्स जो जुलाई में हुआ उसमें 88.3 के साथ वो दोनों में जीतने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर जुलाई में एक और देख लेते हैं, चर्चा कर ही लेते हैं। जुलाई में 12 वर्ष के अंतराल पर क्या होता है, एक मलेशियाई ओपन हुआ। अब उस मलेशियाई ओपन में क्योंकि भारत 12 वर्ष बाद इसमें क्या करता है, सफलता प्राप्त करता है मलेशियाई ओपन में, और कौन वो जीतती है, वो पीवी सिंधु के द्वारा जीता जाता है। इससे पूर्व 2010 में सानिया नेहवाल जीती। तो यह भी ध्यान में रखना है। जो 30 जुलाई 2022 को हुआ, कौन सा हुआ, मलेशियाई ओपन। पहली बार भारतीय खिलाड़ी कौन जीतती है, पीवी सिंधु 12 वर्षों के बाद, तो इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे विंबलडन की चर्चा हम कर दिए थे कि विंबलडन भी हो चुका है, तो विंबलडन जो हुआ उसमें कौन जीते हैं, नोवाक जोकोविच। तो यह ध्यान में रखिएगा, नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया के हैं, और महिला में एलेना रिवानिका कजाकिस्तान की है। हालांकि जन्म रूस में हुआ है, आपको पता होना चाहिए ना कि रूस और एक और अन्य देश है, 2 देशों को मना हो गया था खेलने के लिए। चलिए 74 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
74 में आते हैं। 74 में कह रहा है INS विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो देखिए ये जो कमीशन किया जाता है वह राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है, रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। INS विशाखापट्टनम जो है स्वदेश निर्मित है। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि के लिए अक्टूबर 2021 में 21 के समय इसको क्या किया गया, देश का निर्मित पहला विध्वंसक युद्धपोत इसे सौंप दिया गया। तो यही प्रश्न पूछा गया है, कब इसे क्या किया गया, विशाखापट्टनम को सौंपा गया। तो वह सौंपा गया 21 नवंबर, हाँ अक्टूबर नवंबर वही नवंबर मान के चलिए, इसे राजनाथ सिंह के कमीशन के द्वारा इसे सौंपा गया। और अन्य भी जैसे बहुत स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों को शामिल किया गया, रिटायर किया गया, उन सब पे भी एक बार हम लोग क्या करते गौर कर लेते। जैसे स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला को नौसेना में शामिल किया गया, स्वदेश निर्मित भी है। यह विध्वंसक युद्धपोत विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल किए जाने के 1 माह के भीतर ही निर्मित स्कॉर्पियन एक अन्य पनडुब्बी INS बेला को क्या किया गया, जैसे स्कॉर्पियन पनडुब्बी को किया उसके ठीक 1 मंथ बाद INS बेला को भी शामिल किया गया। INS बेला है जो भारतीय नौसेना को 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया। बेला का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हिंद महासागर में जो पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली है उसी के नाम पे INS बेला नाम पड़ा। तो INS बेला क्या स्कॉर्पियन पनडुब्बी के बाद चौथा पनडुब्बी बन चुका है, स्वदेश निर्मित है। उसके बाद फिर और भी है, जैसे स्वदेश निर्मित गश्ती पोत है IGS सजब है, तटरक्षक में शामिल किया गया। फिर 40 वर्षों सेवा के पश्चात हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्या नौसेना से मुक्त किया गया 4 जून 2021 को। फिर INS राजपूत को 41 वर्षों की सेवा के पश्चात उसे कार्यमुक्त किया गया। ये जो INS राजपूत था ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें था, तारपीडो, पनडुब्बी, रोधी, लॉन्च, ये सभी से युक्त था। कौन, जिससे अभी सेवा मुक्त किया गया INS राजपूत को। फिर और किसको मुक्त किया गया, 32 वर्ष के बाद INS राजपूत को, 43 वर्ष 32 वर्ष के बाद एक और को INS खुकरी को सेवा मुक्त किया गया। यह भी क्या था, मिसाइलों से लैस था, युद्धपोत था। इसका निर्माण मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर 2 सितंबर को आपको पता होना चाहिए, ये तो पूछने की कम संभावना है। हालांकि चर्चा बहुत था कि भारतीय नौसेना में ऐतिहासिक यादगार वाला दिन जो रहा वह कब रहा, वह 2 सितंबर 2022 को, कि जो स्वदेश निर्मित जो है INS विक्रांत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तट पर कोच्चन में आयोजन किया, इसका आयोजन समारोह किया, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद स्वदेश निर्मित एक सूरत और उदयगिरी है जो 17 मई 2022 को है, जो क्या किया गया, 2 युद्धपोत सूरत एवं उदयगिरी का जलावरण राजनाथ सिंह के द्वारा यह किया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने देखा सूरत उदयगिरी जो 2022 में जलावरण किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अब हम लोग आते हैं 75 में आते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपने आपदा प्रबंधन जारी किया। तो कब जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है 17 मार्च 2022 ईस्वी को। तो ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह है, तो क्या कहता है, उस मंत्रालय के द्वारा 17 मार्च 2022 को राज्यों, राष्ट्रीय आपदाओं प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भागीदारी वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया जाता है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्षेत्र में देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो हो जाएगा वह कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय से। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को क्या करना, उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय मतलब ये कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय की योजना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 में आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया, वो इंदौर में किया गया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इंदौर में क्या जाता है, एक दिन में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की इसमें क्षमता है। कौन, जो किया गया गोवर्धन योजना इंदौर में। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में आता है। उसके बाद एक और देखिए चर्चित रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2022 में एक गोधन न्याय योजना शुरू किया था, जिसके तहत गोबर की गाय को 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। फिर और भी एक चर्चित रहा, 24 अप्रैल 2022 की बात है, जब क्या हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो 24 अप्रैल को आपको पंचायती दिवस होता है ना, उस पर अमृत सरोवर तैयार करने की बातों को उल्लेख किए थे। जब 15 अगस्त होता है, 15 अगस्त में उन्होंने इस चीज़ का लक्ष्य रखा था कि 2023 तक कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार किया जाएगा, यानी तालाब तैयार किया जाएगा। और वह तालाब कैसा होगा, जहाँ पर ये स्वतंत्रता के समय, गणतंत्रता के दिन में क्या कर सके, झंडा को फहराया जा सके, साफ़ सुथरा रहे, लोग वहाँ पर आकर बैठ सके, इस तरह के जो है अमृत सरोवर बनाने की बात हुई थी। और पहला अमृत सरोवर जो बनाया है वह 13 मई को 2022 को कहाँ बना, यूपी के रामपुर जिले में बनाती है। यह भी ध्यान में रखेंगे कि पहला जो अमृत महोत्सव के तहत जो अमृत सरोवर बनाने की बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वह पहला जो तैयार किया गया कहाँ, ये यूपी के
रामपुर जिले में। चलिए एक और प्रश्न इससे देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे एक ट्वीट कर जो जानकारी दिया गया था किनके द्वारा, कौन सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 77 में हम लोग थे ना, बैक हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने चर्चा कर रहा था कि एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसे में हम लोगों ने क्या चर्चा कर रहा था कि बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर जिला है, हर घर जल जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, हर घर जल का जो योजना है, उसमें जो जिला है उसको क्या कर दिया गया, पहला प्रमाणित जिला बन गया है पूरी तरह से। और इसकी सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके 22 जुलाई 2022 को जानकारी दी थी। और जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने सभी निवासियों को इसके लिए बधाई दिया। तो यह ध्यान में रखिएगा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का जिला है जो हर घर नल वाला प्रमाणित जिला बन चुका। 78 में आते हैं हम लोग। चलिए 78 में क्या करा, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अब करा 1 मई को, फिर बैक हो गया। चलिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, 78 में थे। तो हम लोगों ने चर्चा करा था कि 1 मई को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में, बिल्कुल 1 मई को विदेश सचिव नए पदभार संभाले थे। तो विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वाना, यही थे, विनय मोहन क्वानन थे जो संभाले। अब प्रश्न उठता है कि क्या मई में और ऐसी नियुक्तियां हुई है जो पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल मई में कुछ ऐसी नियुक्तियां हुई है जो क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जैसे क्या क्या हुआ है। तो आइए उन सभी पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। 15 मई 2022 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, यानी कि मई में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। फिर 1 मई को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। फिर और भी कुछ जैसे सीबीएसई के जो नए चेयरमैन है निधि झब्बर को नियुक्त किया गया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीबीएसई के। उसके बाद मई में और सीबीडीटी के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन श्रीमती संगीता सिंह को, यानी एक निधि छब्बर और दोनों तो महिला ही नहीं की, सीबीएसई में निधि छब्बर और सीबीडीटी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में मई में ये हुआ संगीता सिंह को। और 1 जुलाई 2022 को नीति आयोग के एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, तो दो होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया। तो ध्यान में रखना है। 79 में हम लोग आते हैं। चलिए 79 में क्या कर रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर के में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और वह कहाँ था, वह तमिलनाडु में था, आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु में वह क्षेत्र था, ये देखिए ना, वो जो क्षेत्र जहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, काफ़ी चर्चा है, वो नीलगिरी है, हाँ ना, वो वाला क्षेत्र आता है वहाँ पे। तो यहीं पर हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि कौन ये बिपिन रावत को क्या किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है उसे दिया गया। 4 लोगों को इस साल दिया गया, उसमें से एक कौन थे, सिविल सेवा के रूप में जनरल बिपिन रावत को दिया गया, क्योंकि इनके साथ में और भी जो थे 14 व्यक्ति, वो सभी का डेथ हो गया, 13 तो तत्काल मर गए, साथ में इनकी पत्नी भी थी, आपको बता दें। तो वह जो घटना होता है मिग MI-17 V-15 के द्वारा, हालांकि ये उच्च टेक्नोलॉजी का था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी ये चॉपर भेजा गया था, लेकिन बदकिस्मत समझिए कि वो बोला गया कि उस समय जो था जो पर्यावरण जो था, मौसम की दिक्कत के कारण ऐसा हुआ। चलिए 80 में आते हैं। बुलेट ट्रेन 500 मीटर दूरी की तय करेगी। जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तय करेगी, तो वह अहमदाबाद मुंबई के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये था 81 में। देखिए राजनाथ सिंह कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र जो उद्घाटन किया गया वह कहाँ किया गया, तो वह किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में राजनाथ सिंह के द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में इन स्पेस सेंटर जो है क्या किया गया, 11 जून 2022 को मोदी के द्वारा भोपाल में उद्घाटन किया गया। फिर और भी जैसे आप अगर थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो एक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो झारखंड में है वहाँ पर डोमेस्टिक जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया देवघर में, नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। 82 में देखते हैं भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय। तो भारत का पहला कागज रहित जो उच्च न्यायालय है वह केरल उच्च न्यायालय बन चुका है, जिसमें पेपरलेस हो चुका है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार जो है वह भी क्या कर चुका है, जितने भी डिजिटली वर्क काम करने का है वह केंद्र सरकार का जो योजना है उस तरह से डिजिटली रूप से कार्य करने के लिए, जिसमें आप जाति आय कुछ भी हो डिजिटली रूप से मैनेज करने के लिए वह बन चुका है। बिहार भी उस चीज़ को अपना चुका है। नेक्स्ट देखिए 82 के बाद आते हैं 83 में आते हैं। 83 में क्या करा कि मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वात्सल्य महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून न्याय मंत्रालय। तो देखिए ये जो आएगा वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्या आएगा, मिशन वात्सल्य इसके अंतर्गत में आता है। तो 2 तरह से मिशन पूछ दिया गया, तो आप ध्यान में रखना है। थोड़ा सा पढ़ने में तो लग रहा है मिशन वात्सल्य क्या है क्राइटेरिया, तो आप एक बार इसे
जो देखेंगे तो ध्यान में रखिएगा, महिला एवं विकास मंत्रालय के तहत में आता है। फिर बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री कोविड-19 के अनाथ बच्चों के पुनर्वास हेतु, ये तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर था जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए कि क्या होगा, कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को पुनर्वास के लिए कितनी राशि दी जाएगी, वह 1500 राशि दिया जाएगा। कब तक? 18 वर्ष तक दिया जाएगा, जिसके माता पिता दोनों अपने बच्चे को खो चुके हैं। ये बिहार में, यानी उसके बाद नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन समारोह के दौरान जो किया गया सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी किसे दिया गया, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वह बिहार को दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी मंडप का बिहार इसमें आगे रहता है। तो बिहार रिलेटेड करंट अफेयर था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हाल ही में AA से एग्ज़ाम हुआ, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट, फिर कुछ नियुक्तियाँ, फिर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर कुछ पुरस्कार, ये सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया और देखा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो हम लोग पहले जो जितने भी सीरीज किए हैं, जो हम लोग एक साल के करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं, वो सभी उपयुक्त है। तो हम लोग अब आगे वाले सीरीज में मिलते हैं, जिसमें हेडमास्टर में जो पूछा गया है 31 मई को, उससे लेकर हम लोग आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।